एवरीवन, आज के इस सेशन में हम अपने चैप्टर मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे एंड दैट इज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आज के इस सेशन में हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की टोटल 7 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे और कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो ऐसी भी हैं जिनको हम सिमुलेशंस या एनिमेशन से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलो जल्दी से आज के इस सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पे हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। अब अगर मैं बात करूँ अपने प्रीवियस सेशन की, तो प्रीवियस सेशन में हमने इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था जो कि था एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के बारे में हमने प्रीवियस सेशन में बात करी थी। मैंने आपको बताया था कि आज के टाइम पे हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं और इन 118 एलिमेंट्स में से 92 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि नेचुरली नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। बाकी बचे हुए एलिमेंट्स वो वाले हैं जिनको हमारे केमिस्ट ने, हमारे साइंटिस्ट ने बाकायदा लेबोरेटरीज में जो है सिंथेसाइज किया है। अब एलिमेंट्स के लिए मैंने आपको बताया था कि एक बेसिक या एक ऑथेंटिक डेफिनेशन क्या हो सकती है एलिमेंट्स की। तो एलिमेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनको आप किसी भी केमिकल रिएक्शन से, जैसे कि लाइट, हीट या इलेक्ट्रिसिटी से, उनको आप उनके सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। अगर आपको याद हो तो हमने बात करी है डीकॉम्पोजिशन की प्रोसेस की। हमने देखा था कि किस तरीके से हमारे जो डीकॉम्पोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपलर फॉर्म्स में जो है कन्वर्ट करते हैं। सिमिलरली हमारी बॉडी में एक प्रोसेस होती है, एक ब्रेक डाउन की प्रोसेस होती है जिसको हम कहते हैं डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है भाई, जितने भी हम फूड आइटम्स खाते हैं उन सभी फूड आइटम्स में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अपने कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स में होते हैं, जैसे कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन या कॉम्प्लेक्स फैट्स। तो जब हम डाइजेशन की प्रोसेस हमारे बॉडी के अंदर होती है तो एग्जैक्टली होता क्या है, इन कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स को सिंपलर फॉर्म्स में जो है तोड़ा जाता है। यानी कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स बनेंगे, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन से जो है सिंपलर प्रोटीन्स बनेंगे और यही सिंपलर फॉर्म्स हमारे ब्लड में जाकर के, हमारी बॉडी में जाकर के फर्दर अब्जॉर्ब हो जाते हैं, असिमिलेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही एक और मैं आपको बेसिक एग्जांपल दे सकती हूँ किसी भी चीज़ के ब्रेकडाउन का, कि सपोज मेरे पास ये पेन है। अब इस पेन को अगर मैं तोड़ना चाहूँ तो मैं डेफिनेटली इस पेन को जो है ना तोड़ सकती हूँ और तोड़ने के बाद क्या होगा, इस पेन को मैं इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स में जो है कन्वर्ट कर सकती हूँ। तो ब्रेकडाउन तभी पॉसिबल है, या आप ये भी बोल सकते हो कि ब्रेकडाउन जो है ना कॉम्प्लेक्स चीज़ों का ही पॉसिबल हो सकता है। ये पेन अभी अपने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है तो इस पेन को मैं तोड़ सकती हूँ, इसका ब्रेकडाउन कर सकती हूँ। इसको तोड़ते तोड़ते मैं इसको इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दूंगी, है ना। अब फाइनली एक अल्टीमेटली स्टेज ऐसी भी आएगी जब ये इतने छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा कि उन छोटे टुकड़ों को फर्दर तोड़ना जो है आगे या उनको ब्रेक करना पॉसिबल नहीं होगा। क्या आप इस चीज़ को समझ सकते हो? मैंने आपको बोला कि किसी भी चीज़ का जो ब्रेकडाउन है वो कब पॉसिबल है, जब वो चीज़ अपने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो। इस पेन को अगर मैं तोड़ना चाहूँ तो मैं डेफिनेटली इस पेन को इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर सकती हूँ, ब्रेक कर सकती हूँ। लेकिन ब्रेक करते 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 एक ऐसी स्टेज आएगी जहाँ पे इस पेन के इतने ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स हो जाएंगे कि वो छोटे पार्टिकल्स फर्दर और ब्रेक नहीं हो पाएंगे या और डिवाइड नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो एलिमेंट्स के लिए जब हम बोलते हैं कि ये वो सब्सटेंसेस है जिनको आप फर्दर जो है इनके सिंपलर फॉर्म्स में किसी केमिकल रिएक्शन से आप ब्रेक नहीं कर सकते हो, तो इसका मतलब क्या है कि एलिमेंट्स खुद कैसे होंगे, सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस होंगे। क्या आप इस पूरे एग्जाम्पल को समझे कि एलिमेंट्स को हम क्यों किसी केमिकल रिएक्शन से नहीं तोड़ पा रहे हैं? क्योंकि वो खुद ही सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं। एक छोटी सी चीज़ को आप और कितना ही तोड़ सकते हो, कितना ही आप उसको जो है ना डिकम्पोज कर सकते हो या आप उसको उसके सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते, है ना। तो हमने देखा था कि ये एलिमेंट्स की एक बेसिक डेफिनेशन हमने देख ली थी। इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। अब सभी के सभी 118 एलिमेंट से आपकी जो मुलाकात है, जो जान पहचान है, वो क्लास 8 में तो पॉसिबल नहीं है। तो जितना क्लास 8 के स्टैंडर्ड के लिए सही है उतने एलिमेंट्स के नाम मैंने आपको बता दिए थे, है ना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स जो कि कंबाइन होकर क्या बना लेते हैं, एक
कंपाउंड बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, वहीं हमारे पास क्लोरीन एक एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर क्या कर लेते हैं, एक कंपाउंड बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है। वैसे ही हमारे पास सोडियम है, हमारे पास क्लोरीन है, तो ये मिलके क्या बना लेंगे, एक कंपाउंड जिसको हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड, जो कि है कॉमन सॉल्ट। वैसे ही हमारे पास हाइड्रोजन है और हमारे पास ऑक्सीजन है, तो ये दोनों एलिमेंट्स मिलके क्या बना लेंगे, एक कंपाउंड जिसको हम कहते हैं क्या, पानी, यानी कि वाटर। वहीं हमारे पास क्या है, एक एलिमेंट है कार्बन, एक एलिमेंट है हमारे पास हाइड्रोजन और एक एलिमेंट है हमारे पास ऑक्सीजन। तो टोटल हमारे पास आ गए कितने, 3 एलिमेंट्स। कौन कौन से, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स मिलके क्या करेंगे, C6H12O6 बना लेंगे। यानी कि इन तीनों के तीनों एलिमेंट्स ने मिलकर क्या बनाया है, एक कंपाउंड बनाया है, और इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं भाई, ग्लूकोज कहते हैं। तो एलिमेंट्स, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स मिलकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं। अब कंपाउंड्स को अगर आप तोड़ना चाहो, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस HCl को तोड़ना चाहूँ, तो इस कंपाउंड को तोड़ के मुझे मिलेगा क्या, हाइड्रोजन और क्लोरीन एलिमेंट्स। अगर मैं इस पानी को तोड़ना चाहूँ तो मुझे क्या मिलेगा तोड़ने के बाद, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर मैं तोड़ना चाहूँ ग्लूकोज को, तो ग्लूकोज को तोड़ने के बाद मुझे क्या मिलेगा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा। इसका मतलब क्या कि जब आप किसी कंपाउंड को तोड़ते हो तो आपको क्या मिलता है, एलिमेंट मिलता है ना, एलिमेंट्स मिलते हैं। तो एलिमेंट्स के लिए या कंपाउंड्स के लिए आपको जो है ना कई बार रिफ्रेशर में ये स्टेटमेंट लिखा हुआ मिलेगा कि एलिमेंट्स जो हैं कंपाउंड्स की स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं। क्या बोला मैंने कि एलिमेंट्स कंपाउंड की स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं। क्यों, क्योंकि जब भी आप किसी कंपाउंड को तोड़ोगे तो अल्टीमेटली आपको इंडिविजुअल एलिमेंट्स ही मिलेंगे। फिर ये तो हमें समझ में आ गया कि एलिमेंट्स क्या होते हैं और कंपाउंड्स क्या होते हैं। लेकिन जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि कंपाउंड्स किसके बने होते हैं, एलिमेंट्स के बने होते हैं। तो हमारे दिमाग में ये भी सवाल आया था कि अगर कंपाउंड्स एलिमेंट्स के बने तो आखिर ये एलिमेंट्स किस चीज़ के बने हैं। तो एलिमेंट्स हमारे बने होते हैं एटम से। जैसे कि अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी किसकी बनी हुई है, सेल्स की बनी हुई है ना। हमारी पूरी बॉडी में सेल 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 ही हैं। सिमिलरली जब हम बात करते हैं एक पर्टिकुलर एलिमेंट की, तो एक पर्टिकुलर एलिमेंट को बनाने के लिए कई सारे एटम्स आते हैं। और ख़ास बात क्या होती है इन एटम्स की कि ये सभी एटम्स क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं, एक ही टाइप के होते हैं, एक ही काइंड के होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास गोल्ड एलिमेंट है तो आप उस गोल्ड एलिमेंट्स के जो है ना एटम्स को बाहर निकालने गए हो, तो ऐसा नहीं होगा कि गोल्ड एलिमेंट्स के गोल्ड एटम्स को निकालते निकालते आपको गोल्ड एलिमेंट में सिल्वर के एटम्स भी दिखाई देंगे। ऐसा नहीं होगा। एक एलिमेंट है तो उस एक एलिमेंट को बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के एटम्स आएंगे। अगर गोल्ड एलिमेंट है तो उस गोल्ड एलिमेंट में सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के एटम्स होंगे। अगर कॉपर एलिमेंट है तो कॉपर एलिमेंट में सिर्फ और सिर्फ कॉपर के ही एटम्स होंगे। आई आपको बात समझ में। तो कंपाउंड्स किसके बने हैं, एलिमेंट्स के बने हैं। एलिमेंट्स किसके बने होते हैं, एटम्स के बने होते हैं। एटम्स के लिए मैंने आपको एक जनरल स्टेटमेंट दिया था कि एटम्स किसी भी सब्सटेंस की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। अगर मैं अपनी बॉडी की बात करूं कि हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो आप बोलोगे सेल। वैसे ही किसी भी सब्सटेंस की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, एटम होती है। ठीक है, एटम का स्ट्रक्चर आपको अभी क्लास 8th साइंस में नहीं है, हम वो पढ़ेंगे क्लास 9th में जा करके। तो एटम्स से बन गए एलिमेंट्स, एलिमेंट्स 2 या 2 से ज़्यादा मिलकर क्या बना लेते हैं, कंपाउंड्स बना लेते हैं। ये पूरा सीक्वेंस मैंने आपको याद रखने के लिए बोला था। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सीक्वेंस याद होगा। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना, इनके बहुत लंबे लंबे नाम होते हैं। अब इतने लंबे लंबे नाम को बार बार लिखना जो है काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। तो हमारे केमिस्ट ने क्या किया कि इन एलिमेंट्स को जो है ना एक सिंबल अलॉट कर दिया, यानी कि हर एक एलिमेंट को उसका एक रिस्पेक्टिव सिंबल अलॉट कर दिया है। और इस सिंबल से क्या होता है कि एलिमेंट को लिखना काफ़ी आसान हो जाता है, कन्वीनियंट हो जाता है, और टाइम जो है ना ज़्यादा वेस्ट नहीं होता। तो और हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी कोई 2 एलिमेंट्स एक सिंबल शेयर नहीं करेंगे। अलग अलग एलिमेंट्स के पास उनके रिस्पेक्टिव सिंबल्स रहेंगे और वो सिंबल्स उनके पास परमानेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि आज हाइड्रोजन का सिंबल H है तो कल जो है ना Mg हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। एक बार जो सिंबल अलॉट हो गया सो हो गया, वो अब उसका परमानेंट सिंबल कहलाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन को हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीशियम को हम Mg से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन को O से करते हैं, क्लोरीन को कैपिटल C स्मॉल l से करते हैं, सोडियम को कैपिटल N स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन को हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये सब सिंबल्स की बात हो गई। तो ये सारी कहानी थी अपने प्रीवियस सेशन की। अब एटम्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये अब हम सबको समझ में आ गया। अब हुआ क्या कि हमारे पास, हमारे साइंटिस्ट के पास, हमारे केमिस्ट के पास इतने सारे एलिमेंट्स थे कि हमारे जो केमिस्ट थे ना वो बहुत ही कंफ्यूज हो गए
कि यार इतने सारे एलिमेंट्स हैं और हमें तो सभी एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करनी है। तो इतने सारे एलिमेंट्स की स्टडी अगर हम हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट को उठाएंगे और उसके बारे में उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, तो ये तो बहुत ही जो है ना मेहनत वाला काम हो जाएगा। तो कुछ हम ऐसा करते हैं कि इन सभी के सभी एलिमेंट्स की जो स्टडी करना है ना, वो थोड़ा सा हमारे लिए आसान हो जाए। क्या बताया मैंने आपको कि हमारे केमिस्ट के पास बहुत सारे एलिमेंट्स थे और वो हर एलिमेंट के बारे में स्टडी करना चाहते थे, लेकिन हर एक एलिमेंट को उठा करके उसकी प्रॉपर्टीज़ या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना टाइम कंज्यूमिंग था, काफ़ी मेहनत वाला काम था। तो हमारे केमिस्ट ने सोचा कि एक हम तरीका निकालते हैं कि जिसके हेल्प से इन एलिमेंट्स की स्टडी को जो है ना करना थोड़ा सा ईजी हो जाए, थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाए। कैसे किया उन्होंने? तो केमिस्ट ने पाया कि ये जितने भी उनके पास उस ज़माने पे एलिमेंट्स हुआ करते थे, तो उसमें उन्हें बोला कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। क्या बोला मैंने? कि हमारे केमिस्ट के टाइम पे उनके पास जितने भी एलिमेंट्स उस समय तक अवेलेबल थे, उन सभी एलिमेंट्स में उन्होंने एक पैटर्न पाया। पैटर्न क्या पाया? कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो आपस में सिमिलर प्रॉपर्टीज़ शो कर रहे थे। तो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ शो करने वाले एलिमेंट्स को हमारे केमिस्ट ने क्या किया? एक कैटेगरी में उठा करके डाल दिया और उस कैटेगरी को उन्होंने नाम दिया क्या? मेटल। क्या नाम दिया? मेटल नाम दे दिया। ठीक है। अब इसके बाद में जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बचे, उन रिमेनिंग एलिमेंट्स में से भी कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो आपस में एक जैसी प्रॉपर्टी शो कर रहे थे। आपस में तो एक जैसी प्रॉपर्टी शो कर रहे थे, लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है ना, वो मेटल्स की कैटेगरी में आने वाले एलिमेंट से मिलती जुलती नहीं थी। क्या आप इस चीज़ को समझो कि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उन एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो कि एक जैसी प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, उनको उठा करके मेटल्स की कैटेगरी में डाल दिया। अब जो बचे हुए एलिमेंट्स थे, उनमें से भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जो कि आपस में सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहे थे। आपस में तो सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहे थे, लेकिन उन एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज थी वो मेटल्स की कैटेगरी में आने वाले एलिमेंट से अलग अलग थी। इसीलिए उन एलिमेंट्स को एक अलग ग्रुप में डाल दिया और उस ग्रुप का नाम क्या रखा? नॉन मेटल्स रखा। ठीक है। तो आप इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हो कि सपोज आपके पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में सबसे पहले तो आपके पास हैं कुछ पर्पल बॉल्स। ठीक है, आपके पास कुछ पर्पल बॉल्स हैं, फिर इसके बाद आपके पास कुछ रेड बॉल्स भी हैं। ये हो गए क्या? आपके पास रेड बॉल्स, और रेड बॉल्स के अलावा आपके पास कुछ ग्रीन बॉल्स भी हैं। तो एक कंटेनर में आपके पास 3 अलग अलग कलर की बॉल्स हैं, पर्पल, रेड और ग्रीन। अब मैंने आपको बोला कि हर एक बॉल के ऊपर आपको क्या करनी है? स्टडी करनी है। तो आप बोलोगे कि बाप रे इतनी सारी बॉल हैं, हर एक बॉल के ऊपर हम क्या स्टडी करेंगे? एक काम करते हैं, ये जो पर्पल कलर की बॉल्स हैं, ये कैसी दिख रही हैं? एक जैसी दिख रही हैं। तो क्यों ना इन एक जैसी दिखने वाली बॉल्स का हम एक ग्रुप बना दें। तो ये बन गया क्या? एक ग्रुप। फिर आपने बोला कि चलो एक ग्रुप तो बन गया, इस ग्रुप को हम नाम दे देते हैं क्या? किसका? मेटल्स का। फिर इसके बाद में आपने बोला कि अब ये जो रिमेनिंग बॉल्स बची हैं, इन रिमेनिंग बॉल्स में भी रेड कलर की जो बॉल्स हैं ये कुछ एक जैसी दिख रही हैं, इनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी दिख रही हैं। तो क्यों ना हम रेड कलर की बॉल्स का भी एक ग्रुप बना दें और उसका नाम हम रख देते हैं क्या? नॉन मेटल्स। क्या नाम रखते हैं भाई? नॉन मेटल्स। तो कुछ इसी तरीके से हमारे केमिस्ट ने भी किया था कि बहुत सारे एलिमेंट्स थे, उन बहुत सारे एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो एक जैसी प्रॉपर्टी दिखा रहे थे, उनको कर दिया मेटल्स के ग्रुप में। रिमेनिंग एलिमेंट्स में से भी कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो कि एक दूसरे से सिमिलर थे, उनको रख दिया कहाँ? नॉन मेटल्स में। तो एक जैसे तो दिख रहे हैं, लेकिन देखो ये रेड वाली बॉल पर्पल वाली बॉल से अलग है कि नहीं है? तो सिमिलरली नॉन मेटल्स में जो आने वाले एलिमेंट्स थे वो आपस में एक जैसी प्रॉपर्टी दिखाते हैं, लेकिन मेटल्स जो हैं, मेटल्स की कैटेगरी में जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज से अलग होते हैं। अब मेटल्स कर दिया, नॉन मेटल्स कर दिया, लेकिन अभी भी देखो हमारे पास ग्रीन बॉल्स बची है ना। अब टाइम था इन ग्रीन बॉल्स को या और रिमेनिंग एलिमेंट्स को प्लेस करने का, लेकिन ये जो बचे हुए एलिमेंट्स थे ना, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स थे, इनके साथ एक समस्या थी। समस्या क्या थी? कि इनकी जो प्रॉपर्टीज थी ना वो बड़ी अजीब सी थी। अजीब सी कैसी? कि ना वो मेटल्स जैसी थी ना वो नॉन मेटल्स जैसी थी। इनफैक्ट उनकी प्रॉपर्टीज मिली जुली थी, यानी कि कुछ प्रॉपर्टीज वो शो करते थे मेटल्स जैसे और कुछ प्रॉपर्टीज वो शो करते थे नॉन मेटल्स जैसे। तो केमिस्ट ने सोचा कि यार ये तो बहुत ही सरदर्द वाला काम है, एक काम करते हैं, हटाओ इनको और इनका अलग से जो है ना एक ग्रुप बना दो। और इस अलग से ग्रुप को क्या नाम दिया गया? इस अलग से ग्रुप को नाम दिया गया मेटेलॉइड्स।
क्या नाम दिया, मेटेलॉइड्स। तो कुछ इस तरीके से हमारे केमिस्ट ने, ये आज की बात नहीं है कि आज के टाइम पे 118 एलिमेंट्स हैं तो अभी के अभी साइंटिस्ट ने जो है ना एक हफ्ते पहले सभी एलिमेंट्स को मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स की कैटेगरी में जो है ना क्लासीफाई किया है, ऐसा नहीं है। ये बहुत पुरानी बात है। ये जो क्लासिफिकेशन है एलिमेंट्स का, ये कई सालों पहले ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। उस समय पे जितने भी एलिमेंट्स अवेलेबल थे उन एलिमेंट्स को जो है 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया। तो हमें मेटेलॉइड्स के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हमारे सिलेबस में नहीं है। हम फोकस करेंगे अपने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के ऊपर। अब एक एक करके इन सभी की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है हम जल्दी से रीड कर लेते हैं। क्या लिखा गया है यहाँ पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़ all the elements can be divided into 3 main groups, जो कि हैं metals, non-metals and metalloids. Iron, copper and aluminium are examples of metals, whereas carbon, oxygen and sulfur are examples of non-metals. All the metals have similar properties and all the non-metals have also similar properties. Metals की सबकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होती है, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी सबकी एक जैसी होती है, बट द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स आर अपोजिट टू दोज ऑफ मेटल्स। लेकिन मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से अलग अलग होती है, ऑपोजिट होती हैं। बोथ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स आर यूज्ड इन आवर डेली लाइफ, और दोनों ही मेटल्स और नॉन मेटल्स हम इनको अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते ही करते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपनी और क्या लिखा गया है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स शो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। द इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर एज फॉलोज। तो एक एक करके अब हम सभी फिजिकल प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है हमारे पास मेलिएबिलिटी की। मेलिएबिलिटी मतलब क्या, सबसे पहले हम बात करते हैं मेटल्स की। तो लिखा गया है कि हमारे जो मेटल्स हैं वो क्या होते हैं, मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल का मतलब ये है कि जब आप किसी मेटल पे हैमर से स्ट्राइक करोगे, यानी कि जब आप किसी मेटल के ऊपर हथौड़े से जो है ना वार करोगे, तो वो जो मेटल है ना वो टूटेगा नहीं। इनफैक्ट लगातार हैमरिंग से या बोल सकते हो कि लगातार हथौड़े के स्ट्राइकिंग से वो जो मेटल है ना वो एक शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। यूजुअली क्या होता है, मेरे पास ये पेन है, अब अगर मैं इसके ऊपर एक हैमर से स्ट्राइक करूं, एक ही बार इस पर हथौड़ा मारूं, तो क्या होगा, नेचुरली ये टूट जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास क्या हो, एक आयरन का यानी कि लोहे का क्या हो, एक ब्लॉक हो, अब अगर मैं इस लोहे के ब्लॉक के ऊपर हैमरिंग करूं या हथौड़े से स्ट्राइक करूं, तो आपको क्या लगता है, ये लोहे का ब्लॉक टूटेगा क्या? ये नहीं टूटेगा। अगर ये टूटेगा नहीं तो फिर इसका होगा क्या? भाई हैमरिंग तो हम कर रहे हैं, लगातार हम हैमर से हथौड़े से स्ट्राइक तो कर रहे हैं, तो माना ये टूटेगा नहीं, लेकिन कोई ना कोई इसमें चेंज तो ज़रूर आएगा। वो चेंज क्या होगा? वो चेंज ये होगा कि लगातार हैमरिंग की प्रोसेस से ये जो आयरन ब्लॉक है, जो लोहे का ब्लॉक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा क्या, एक आयरन शीट में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक आयरन शीट में। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है ना कि लगातार हैमरिंग की प्रोसेस से कोई एलिमेंट अपने रिस्पेक्टिव एक शीट में कन्वर्ट हो जाए, ट्रांसफॉर्म हो जाए, इसी को हम क्या कहते हैं, मेलिएबिलिटी कहते हैं। और वो वाले एलिमेंट्स जो कि मेलिएबिलिटी शो करते हैं और अपने शीट में जो है ना कन्वर्ट हो जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं मेलिएबल एलिमेंट्स। तो हमारे जो मेटल्स हैं वो क्या होते हैं, मेलिएबल होते हैं। भाई ये जो आयरन का ब्लॉक हमने एग्जांपल के तौर पे लिया है, ये आयरन का ब्लॉक क्या है, आयरन क्या है, एक मेटल ही तो है। समझे इस चीज़ को? तो जब आप मेटल्स को हैमर से स्ट्राइक करते हो या लगातार हथौड़े मारते हो, तो वो टूटते नहीं हैं, इनफैक्ट वो पतली शीट में जो है ना कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस मीन्स दैट मेटल्स कैन बी बीटन इनटू शीट्स विद अ हैमर। हथौड़े से वार करोगे तो मेटल्स जो है शीट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। इफ़ वी टेक अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम मेटल, मैंने आपको जैसे बताया था कि ये हमारे पास कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं जिनको हम डेली बेसिस पे अपने घरों में जो है ना यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको स्कूल जाना है, स्कूल जाने के लिए आपकी मम्मा ने आपके लिए लंच जो है प्रिपेयर किया है, पराठे बनाए हैं, आलू के पराठे बनाए हैं। तो इस आलू के पराठे को टिफ़िन में पैक करने के लिए मम्मा क्या करती हैं, एल्यूमिनियम फॉइल में रैप कर देती हैं। तो वो जो एल्यूमिनियम फॉइल है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि किसकी बनी होगी, एल्यूमिनियम की बनी होगी। अब आप देखते हो कि वो जो फॉइल है वो कितनी ज़्यादा पतली होती है, कितनी फाइन होती है कि अगर आपने ज़रा सा उसको जो है ना प्रेशर के साथ या फोर्स के साथ उसको खींचा तो वो वहीं के वहीं फट जाती है। जैसे पेपर फट जाता है, वैसे ही जो एल्यूमिनियम फॉइल है जिसमें हम अपना खाना रैप करते हैं, वो भी बहुत आसानी से जो है फट जाती है। तो एल्यूमिनियम फॉइल से हमको ये तो समझ में आ रहा है डेफिनेटली कि किससे बनी हुई है, एल्यूमिनियम से बनी हुई है। लेकिन ये एल्यूमिनियम
इतनी फाइन, या आप बोल सकते हो कि इतनी पतली शीट में जो कन्वर्ट हुआ है, जो ट्रांसफॉर्म हुआ है, उसको हम क्या कह रहे हैं, एल्यूमिनियम का, कि आप बोल सकते हो कि मेलेबिलिटी कह रहे हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम की मेलेबिलिटी कह रहे हैं। कब? जब हम एल्यूमिनियम फॉइल को देखते हैं। तो देखो इधर पे, अगर हम एक एल्यूमिनियम मेटल का क्या करें, एक पीस ले लें और उसको एंड प्लेस इट ऑन अ ब्लॉक ऑफ आयरन एंड बीट इट विद अ हैमर, we will find that the piece of aluminum metal turns into a thin aluminum sheet without breaking, बिना टूटे। जो एल्यूमिनियम फॉइल आपके पास आई है वो आई कैसे है? फैक्ट्रीज में एल्यूमिनियम मेटल को जो है ना, उनके ऊपर बेसिकली प्रेशर अप्लाई किया जाता है, फोर्स अप्लाई किया जाता है, जिसके कारण एल्यूमिनियम मेटल जो है फाइन शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है। और यही शीट्स को फॉइल के फॉर्म में रोल करके पैक करके मार्केट्स में जो है भेज देते हैं, और एल्यूमिनियम फॉइल के नाम से हम जो है उसको मार्केट से लेकर के आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम की फॉइल हमें क्यों देखने को मिली, एल्यूमिनियम की शीट हमें क्यों देखने को मिली? क्योंकि डेफिनेटली हमारा एल्यूमिनियम मेटल क्या है, मेलिएबल है, वो अपनी शीट में बिना टूटे कन्वर्ट हो सकता है हैमर के स्ट्राइकिंग से। तो इसलिए हम बोलते हैं कि उसके पास क्या है, मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी है, यानी कि एल्यूमिनियम क्या है, डेफिनेटली मेलिएबल है। तो जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं वो सब कैसे होते हैं, मेलिएबल होते हैं। ठीक है, and when we say that aluminum metal is malleable or it shows malleability, the property which allows the metals to be hammered into thin sheets is called malleability। इस लाइन को, इस स्टेटमेंट को जो है आप अंडरलाइन कर लेना और आप इसको स्टार मार्क कर देना कि जो प्रॉपर्टी है जिसके कारण मेटल्स जो हैं जब उनको हैमर किया जाता है, जब उनके ऊपर हैमर से स्ट्राइक किया जाता है तो वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मेलिएबिलिटी। क्लियर हो गया? अब तो कभी नहीं भूलोगे। चलो, इसी से मिलता जुलता आप जो है एक डायग्राम भी देख सकते हो, पिक्चर भी देख सकते हो। यहाँ पे हमारे पास क्या है, गोल्ड मेटल है, और इस गोल्ड मेटल के ऊपर जब हमने क्या किया है, हथौड़े से स्ट्राइक किया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या बन गया, गोल्ड का एक कॉइन बन गया है। तो गोल्ड का कॉइन कैसे बना? हमारे पास तो टुकड़ा था, एक पीस था गोल्ड मेटल का, लेकिन जब हमने उसको हथौड़े से मारा तो हमने क्या बना दिया, एक फ्लैट यानी कि चपटा हुआ गोल्ड का कॉइन बना दिया। ठीक है, फिर इसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास सिल्वर मेटल है। सिल्वर मेटल को जब हम हथौड़े से स्ट्राइक करेंगे तो सिल्वर की आपको फाइन या पतली पतली शीट्स मिल जाएगी। तो हमारा गोल्ड मेटल, गोल्ड भी क्या है, बेसिकली एक मेटल है, सिल्वर भी क्या है, एक मेटल है, आयरन भी क्या है, एक मेटल है, एल्यूमिनियम भी क्या है, एक मेटल है। तो सभी मेटल्स के पास प्रॉपर्टी होती है कि हथौड़े से जब हम उनको मारते हैं तो वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा, ये है सिल्वर मेटल, और इसके पहले जो हमने देखा था ये है एल्यूमिनियम मेटल। ठीक है, एल्यूमिनियम के ब्लॉक्स हैं मेटल के, जब आप इसको मारोगे तो एल्यूमिनियम की आपको शीट्स मिल जाएंगी। सिमिलरली हमारे पास क्या है, यहाँ पे सिल्वर के ब्लॉक्स हैं, सिल्वर एलिमेंट के, मेटल के, और सिल्वर के मेटल को जब आप स्ट्राइक करोगे हैमर से तो आपको देखो सिल्वर के यहाँ पे कॉइन्स मिल जाएंगे। बेसिकली कॉइन्स मतलब क्या, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर। फिर अगर हम बात करेंगे कॉपर की, तो कॉपर भी क्या है भाई, एक मेटल है। कॉपर की भी आपको कुछ इस तरीके की शीट्स डेफिनेटली मिल सकती हैं। कब? जब आप कॉपर को हैमर से स्ट्राइक करोगे। क्यों? क्योंकि कॉपर भी मेटल है, वो भी कैसा है, मेलिएबल है, मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी वो भी शो करता है। क्लियर हो गया? चलो, फिर इसके बाद में हमारे पास क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, मेलेबिलिटी इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर मेलेबल। गोल्ड एंड सिल्वर आर द बेस्ट मेलेबल मेटल्स एंड कैन बी हैमर्ड इनटू वेरी फाइन शीट्स और फॉइल्स। ठीक है, गोल्ड और सिल्वर के लिए हम बोलते हैं कि वैसे तो सभी मेटल्स मोस्टली कैसे मेलेबल हैं, लेकिन गोल्ड और सिल्वर सबसे ज़्यादा मेलेबल होते हैं, यानी कि आप इनकी बहुत ही फाइन शीट्स बनवा सकते हो गोल्ड और सिल्वर मेटल की। अगर आपने देखा होगा तो कुछ जो हमारी स्वीट डिशेस होती हैं उनके ऊपर जो है ना सिल्वर और गोल्ड की जो है ना क्या बोलते हैं उसको, शायद वर्क बोलते हैं, वो लगा दिया जाता है ना। बेसिकली चांदी और सोने का वर्क होता है। तो वो वर्क क्या है, एक बहुत पतली सी फाइन जो है फॉइल होती है गोल्ड और सिल्वर की, और जब स्वीट डिश तैयार हो जाती है तो उसके ऊपर वो लगा दी जाती है और उसके पीछे से उसका जो बटर पेपर होता है वो सेपरेट कर लिया जाता है। तो हमारी मिठाइयों के ऊपर सोने और चांदी का वर्क लग जाता है। तो वो जो वर्क होता है वो इडेबल होता है, हम खा सकते हैं उसको, है ना। और आपने देखा होगा कि वो इतना पतला होता है कि अगर हम जब
जब खाते हैं उन मिठाइयों को तो हमारे लिप्स पे, हमारे मुंह पे भी जो है ना, हाथ से खा रहे हैं तो हाथ पे भी वो वर्क जो है लग जाता है। तो इतनी फाइन होती है वो गोल्ड और सिल्वर की शीट। तो इसीलिए बोला गया है कि गोल्ड और सिल्वर जो है बहुत ज़्यादा मेलेबल है, बहुत आसानी से और बहुत पतली इनकी शीट्स बनाई जा सकती हैं। Aluminium and copper are also highly malleable metals. For example, aluminium metal can be hammered to form thin aluminium foils. वही वाली बात है. Copper metal can also be hammered to form copper sheets. Iron is also a quite malleable which can be hammered to form iron sheets. It is due to the property of malleability that metals can be bent to form objects of different shapes by beating with hammer. और इसी प्रॉपर्टी के कारण, मेलेबिलिटी का कारण हम बोलते हैं कि मेटल्स को हम डिफरेंट शेप्स वगैरह में जो है ना ढाल सकते हैं, मोल्ड करा सकते हैं, क्योंकि मेटल्स क्या हो जाते हैं, जब आप उनको हैमर से स्ट्राइक करते हो तो वो टूटते नहीं हैं, वो बेंड हो जाते हैं। तो बेंड हो जाते हैं इसलिए आप उनको जिस शेप में डालना चाहो उस शेप में डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ बिकॉज ऑफ द शीट property of malleability of iron that an iron smith can change the shape of a block of iron metal by hammering to make different iron objects such as axe, a spade और a shawl etc. है ना, लोहे के बने हुए कई औजार होते हैं, तो अलग अलग शेप के होते हैं वो औजार। तो कैसे बनाए जाते हैं औजार? ऑब्वियस सी बात है, जो आयरन स्मिथ होता है उसके पास जो लोहे का ब्लॉक होता है उसको वो हथौड़े से मार मार के शेप जो है उसका चेंज करता जाता है, और अलग अलग शेप के हिसाब से अलग अलग लोहे के जो औजार हैं वो बनते जाते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नॉन मेटल्स के ऊपर। आपको क्या लगता है, क्या हमारे नॉन मेटल्स इतने मेलेबल होते हैं, यानी कि क्या हमारे पास नॉन मेटल्स की भी इस तरीके की पतली शीट्स आ सकती हैं? चलो देखते हैं। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? काफ़ी कमज़ोर होते हैं, ब्रिटल होते हैं, आसानी से टूटने वाले होते हैं। दिस मीन्स दैट नॉन मेटल्स कैन नॉट बी बीटन इनटू थिन शीट्स विद अ हैमर। यानी कि अगर आप नॉन मेटल्स को थिन शीट्स में मारने की कोशिश करोगे, कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे तो नहीं होने वाला है। नॉन मेटल्स ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेज व्हेन हैमर्ड, यानी कि जब आप इनको हथौड़े से स्ट्राइक करोगे तो ये वहीं के वहीं टूट जाएंगे। कार्बन जो कि एक नॉन मेटल है, और ये कार्बन जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि कार्बन के लिए बोला जाता है कि इट इज़ द मोस्ट वर्सेटाइल एलिमेंट। क्यों? क्योंकि कार्बन के ना अनगिनत फॉर्म्स होते हैं, हर कहीं हर किसी कंपाउंड में आपको कार्बन मिल ही जाएगा, प्लस ये नेचर में कई सारे फॉर्म्स में जो है ना अवेलेबल होता है। तो कार्बन इज फाउंड इन मैनी फॉर्म्स सच एज चारकोल, कोक, ग्रेफाइट एंड डायमंड एक्सेट्रा। देखो यहाँ पे, यहीं पे लिखा गया है कि कार्बन कई सारे फॉर्म्स में आपको देखने को मिलता है। चारकोल हो गया, कोक हो गया, ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, ये सब किसके बने होते हैं? कार्बन के ही बने होते हैं। द पेंसिल लेड, है ना, जो पेंसिल की जो लेड होती है, जो उसकी नोक होती है, वो भी किसकी बनी होती है? कार्बन के फॉर्म की, जिसको हम कहते हैं ग्रेफाइट। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि पेंसिल की जो नोक होती है वो कितने आसानी से जो है ना टूट जाती है। किसकी बनी हुई है? ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट क्या है? एक कार्बन का फॉर्म है। कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है। तो यहाँ से आप रिलेट कर सकते हो कि हमारे जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कितने कमज़ोर होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि पेंसिल की लेड को तोड़ने के लिए आपको किसी हथौड़े से मारना पड़ता है उसको, नहीं ना, आसानी से वो हाथ से भी टूट जाती है। कई बार तो ऐसा होता है कि हम ज़ोर से लिखते हैं और लिखते लिखते ही जो है ना पेंसिल की नोक टूट जाती है। तो इससे समझ में आता है कि नॉन मेटल्स हमारे कितने ज़्यादा फ्रेजाइल होते हैं, कितने ज़्यादा ब्रिटल होते हैं। If we take a piece of carbon, example pencil lead or charcoal, and beat it with a hammer, it will break into pieces. We cannot hammer carbon without breaking to obtain thin sheets of carbon. अब आप खुद ही सोचो कि कोई चीज़ हथौड़े के स्ट्राइक से क्या हो रही है, पीसेस में टूट रही है या टूटे जा रही है, तो आप उसको थिन शीट्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? पॉसिबल नहीं है ये। तो हम लोहे को या मेटल्स को कैसे कन्वर्ट कर पा रहे थे थिन शीट्स में? क्योंकि वो मारने पर, हथौड़े से मारने पर टूटती नहीं है, पतली पतली होती जाती है ना। फिर इसके बाद में कार्बन ब्रिटल है। सल्फर जो कि एक नॉन मेटल है, इफ़ वी हैमर अ पीस ऑफ सल्फर इट विल ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेस, बिल्कुल पाउडर ही हो जाता है। If we cannot hammer sulfur to obtain thin sheets of sulfur, the sulfur is a non-metal which is not malleable and it is brittle. आई आपको बात समझ में? तो ये सारी बातें थी किसकी? नॉन मेटल्स की। तो देखो, पेंसिल की जो नोक है वो बनी होती है ग्रेफाइट की, जो कि फॉर्म है कार्बन का। ग्रेफाइट ऐसा दिखता है। ये आपके पास क्या है? कोल है। और ये डायमंड। डायमंड क्या है कहने को? हाँ, हम अभी क्या बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो कार्बन है वो क्या है? एक नॉन मेटल है ना। और हमारे पास जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो खुद सभी कैसे होते हैं? काफ़ी ब्रिटल होते हैं, काफ़ी कमज़ोर होते हैं, आसानी से टूट जाते हैं। वहीं हमारे पास एक एक्सेप्शन है जिसको हम कहते हैं क्या? डायमंड। डायमंड हम बोलते हैं कि नेचर में एग्जिस्ट होने वाला हार्डेस्ट सब्सटेंस है, मतलब कि इट इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन। तो कहाँ, तो ये डायमंड भी किसका बना है? ये बना होता है कार्बन का ही।
ये किसका बना होता है, कार्बन का ही बना होता है। तो कहने को तो कार्बन का ही फॉर्म है, एक नॉन मेटल का ही फॉर्म है, लेकिन फिर भी देखो कितना हार्ड सब्सटेंस है, ठीक है। तो एक्सेप्शंस तो आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो मान के चलो कि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर इन केमिस्ट्री। तो हमने नॉन मेटल्स की बात कर ली है कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं, काफ़ी फ्रेजाइल होते हैं। ये क्या है, पेंसिल की नोक हो गई, और ये हो गया सल्फर। सल्फर ऐसा दिखता है। अब आप खुद ही सोचो, ये तो जो है ना कि आप समझ सकते हो कि इसके कितने स्मॉल पीसेस आपको दिखाई दे रहे होंगे, है ना। और अगर आप इनको भी हैमर से स्ट्राइक करोगे तो बिल्कुल ये पाउडर में ही कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलो, अब इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी डक्टिलिटी। मेलेबिलिटी में हमने क्या सीखा था कि थिन शीट्स में जब कोई भी एलिमेंट जो है कन्वर्ट हो जाए तो उसको हम कहते हैं मेलेबिलिटी। जब हम बात करते हैं डक्टिलिटी की, तो डक्टिलिटी में इस बार हम अपने एलिमेंट को वायर्स में कन्वर्ट करेंगे या वायर्स में ट्रांसफॉर्म करेंगे। शीट्स में कन्वर्ट करने को कहते हैं मेलेबिलिटी, और वायर्स में कन्वर्ट करने को कहते हैं डक्टिलिटी। तो हमारे मेटल्स जो होते हैं दे आर डक्टाइल। दिस मीन्स दैट मेटल कैन बी ड्रॉन और स्ट्रेच्ड इनटू बेसिकली हाँ, तो आप बोल सकते हो कि हमारे जो मेटल्स होते हैं उनको आप स्ट्रेच कर सकते हो, खींच सकते हो बिना उनके टूटे। और इस वजह से क्या होता है, स्ट्रेचिंग से क्या होता है कि मेटल की क्या बन जाते हैं, वायर्स बन जाते हैं। हम सभी ने देखा है कि हमारे घरों में जो बिजली के तार होते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स जो होते हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स, वो किसके बने होते हैं, मेटल्स के बने होते हैं, है ना। यूजुअली कॉपर के वायर्स का यूज़ किया जाता है बिजली के तारों को बनाने के लिए। अब तार हम सबको पता है कि कितने पतले पतले होते हैं और कितने लंबे होते हैं, है ना। तो क्यों बनाए जाते हैं, क्यों हम मेटल्स को ही यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने के लिए। तो एक प्रॉपर्टी, वो बात अलग है कि हमारे मेटल्स इलेक्ट्रिक सिटी को जो है ना कंडक्ट कर सकते हैं, वो प्रॉपर्टी तो है ही है। साथ में ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि हमारे जो मेटल्स होते हैं दे आर डक्टाइल, यानी कि मेटल्स को आप उसके ऊपर फोर्स या प्रेशर अप्लाई करोगे तो हमारे जो मेटल्स हैं वो थिन वायर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब आप खुद ही सोचो, हमारे जो नॉन मेटल है, सपोज हमारे पास क्या है, सल्फर है। अब सल्फर खुद ही हम बोलते हैं कि इतना नाजुक सा नॉन मेटल है कि अगर आपने ज़रा सा उसको हथौड़े से मारा है तो वो पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर आप सल्फर से बनाना चाहो इलेक्ट्रिक वायर्स, है ना, उसको आप वायर्स में कन्वर्ट करना चाहो तो आप कर सकते हो क्या, शीट ही नहीं बन सकती, तो फिर वायर्स तो पता नहीं कैसे ही बनेंगे। तो मेटल्स को हम जो है यूजुअली यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक वायर्स को बनाने के लिए। दो रीजंस हैं, एक तो ये है कि वो अच्छे कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, प्लस हम ये भी बोलते हैं कि मेटल्स को जो है ना हम वायर्स में ड्रॉ कर सकते हैं, उनको हम थिन वायर्स से आप बोल सकते हो कि उसमें बना सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर डक्टाइल। गोल्ड और सिल्वर हम बोलते हैं कि बेस्ट डक्टाइल मेटल्स होते हैं। गोल्ड के लिए तो ये भी बोलते हैं कि अगर आपके पास 2 ग्राम या 1 ग्राम गोल्ड हो तो उससे आप 2.4 या 2.5 किलोमीटर तक का वायर बना सकते हो। यानी कि ज़रा सा गोल्ड लगता है और उससे जो है आप 2.4 किलोमीटर से 2.5 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको करना क्या है, मेटल्स को खींचना ही तो है, स्ट्रेच ही तो करना है, उसके ऊपर फोर्स लगाना है। हमारे जो मेटल्स होते हैं वो काफ़ी हार्ड होते हैं, तो चाहे आप उनको हथौड़े से मार लो, चाहे आप उनको जो है ना खींच लो, वो टूटते नहीं हैं। हम किसी भी चीज़ को शीट्स में या वायर्स में तभी कन्वर्ट कर सकते हैं जब वो चीज़ मजबूत हो, जब वो चीज़ टूटे ना, है ना, वो थोड़ा सा स्ट्रेच हो पाए। तो हमारे मेटल्स हार्ड होते हैं, वो टूटते नहीं हैं, चाहे उनको आप शीट में कन्वर्ट करो या आप उनसे उनके वायर्स बनवाओ। फिर कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल्स आर ऑल्सो वेरी डक्टाइल एंड कैन बी ड्रॉन इनटू थिन कॉपर वायर्स एंड एल्यूमिनियम वायर्स विच आर यूज्ड एज इलेक्ट्रिक वायर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिजली के तारों को बनाने के लिए कॉपर ही मेटल यूज़ किया जाता है। फिर आयरन, मैग्नीशियम, टंगस्टन मेटल्स आर ऑल्सो क्वाइट डक्टाइल एंड कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। टंगस्टन जो होता है, जो हमारे जो इलेक्ट्रिक बल्ब्स होते हैं ना, बल्ब्स में जो फिलामेंट वगैरह होते हैं, अगर आपने कभी किसी बल्ब को देखा हो ध्यान से, तो बल्ब में ऐसे 2 पतले पतले फिलामेंट्स आपको दिखाई देते हैं। वो फिलामेंट किसके बने होते हैं, टंगस्टन के ही बने होते हैं। टंगस्टन क्या है, एक मेटल है ना। तो वो फिलामेंट देखो कितने पतले पतले होते हैं। तो किसके बने हैं वो पतले पतले फिलामेंट, वायर ही तो हैं बेसिकली, टंगस्टन मेटल के बने हैं। कैसे बन पाए, क्योंकि ये मेटल है और मेटल्स कैसे होते हैं, डक्टाइल होते हैं। क्लियर हुआ? चलो, फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्या है, तो यहाँ पे आपको इमेज से दिखाई दे रहा है कि आप कैसे कॉपर वायर बना सकते हो। या आपके सामने क्या है, गोल्ड के वायर्स की एक पिक्चर है। फिर इसके बाद में देखो, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि बल्ब में आपको फिलामेंट जलता हुआ दिखाई देगा, है ना।
कुछ बल्ब में ऐसे 2-2 फिलामेंट भी होते हैं, तो ये किसके बने होते हैं, टंगस्टन के बने होते हैं, ठीक है। ये पतले से बने हुए हैं 2 फिलामेंट, टंगस्टन के बने हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, अभी तो शायद आप अपनी स्कूल की केमिस्ट्री लैब में नहीं गए होंगे, हायर क्लासेस में जब आप स्कूल में जाओगे, वहाँ पे आप केमिस्ट्री लैब में जो है ना अपना प्रवेश करोगे, तो वहाँ पे आपको इस तरीके का एक वायर गॉज मिलेगा। किसी भी कंटेनर को जब आपको हीट करना रहता है, तो आप डायरेक्टली जो है उसको बर्नर के ऊपर नहीं रख देते हो, बाकायदा जो है ना आपको ट्राइपॉड स्टैंड दिया जाता है। इस ट्राइपॉड स्टैंड के नीचे जो है ना बर्नर रखा जाता है, और जो ट्राइपॉड स्टैंड है ना, इस ट्राइपॉड स्टैंड के नीचे ये जो वायर गॉज है ये रखा जाता है, ठीक है, इस तरीके से। और इस वायर गॉज के ऊपर जो भी आपको फ्लास्क वगैरह में हीटिंग की प्रोसेस करनी है, उसके ऊपर, इस वायर गॉज के ऊपर ही क्या करते हो, आप फ्लास्क को रखकर हीट करते हो। केमिस्ट्री लैब में जब आगे केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट करने जाओगे ना, तो ऐसे ही करने पड़ेंगे। किसी भी चीज़ को डायरेक्टली फ्लेम के सामने हम नहीं रख सकते हैं केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट करते दौरान। प्रॉपर हीटिंग के लिए ट्राइपॉड स्टैंड लेना पड़ता है, उसके नीचे फ्लेम जलानी पड़ती है, उसके ऊपर रखना पड़ता है ये वायर गॉज, और वायर गॉज के ऊपर ये जो आपको वाइट पोर्शन दिख रहा है वायर गॉज का, इसी के ऊपर आप अपना कंटेनर रखते हो जिसमें भी आपको हीटिंग करनी है, ठीक है। तो ये जो वायर गॉज है ये भी किसका बना होता है, लोहे के तारों का बना होता है। लोहे के तार मतलब कैसे बन पाए हैं, आयरन के वायर्स कैसे बन पाए हैं, क्योंकि हमारा जो आयरन है वो एक मेटल है, और मेटल को हम थिन वायर्स में कन्वर्ट करा सकते हैं, ट्रांसफॉर्म करा सकते हैं। क्यों, क्योंकि आफ्टर ऑल हम आयरन क्या है, एक मेटल है, और मेटल्स क्या होते हैं, दे आर डक्टाइल, ठीक है। चलो फिर इसके बाद में आयरन वायर्स आर यूज फॉर मेकिंग वायर गॉजेज। मैग्नीशियम वायर यूज्ड इन साइंस एक्सपेरिमेंट्स इन द लेबोरेटरीज, and thin wires of tungsten metal are used for making the filaments of electric bulbs, जो कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टंगस्टन के फिलामेंट्स ही इलेक्ट्रिक बल्ब्स में यूज होते हैं। The property which allows the metals to be drawn into wires is called ductility। ये जो प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की कि वो हम उनको उनकी थिन वायर्स में ड्रॉ कर सकते हैं, वो क्या कहलाती है, उनकी डक्टिलिटी कहलाती है। डक्टिलिटी इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कंक्लूड दैट जनरली जो हमारे मेटल्स होते हैं वो वायर्स में उनको हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब क्या कि हमारे मेटल्स मेलिएबल भी होते हैं और डक्टाइल भी होते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे अपने नॉन मेटल्स की, तो बेचारे हमारे जो नॉन मेटल्स होते हैं उनको आप थिन वायर्स में जो है ना कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। क्यों, क्योंकि अगेन वही वाली बात है ना, काफ़ी कमज़ोर है, काफ़ी ब्रिटल है, हथौड़े से मारने पर ही टूट रहे थे। अब अगर कोई चीज़ टूट रही है तो उससे आप क्या ही शीट बनाओगे, क्या ही उससे आप वायर बनाओगे। तो दे आर ईजीली स्टैप्ड ऑन स्ट्रेचिंग, जैसे आप इनको स्ट्रेच करोगे तो ये टूट जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सल्फर एंड फॉस्फोरस आर नॉन मेटल्स एंड दे आर नॉट डक्टाइल। व्हेन स्ट्रेच्ड सल्फर एंड फॉस्फोरस ब्रेक इनटू पीसेस एंड डू नॉट फॉर्म वायर्स। चाहे हथौड़ा मारो चाहे स्ट्रेच करो, उनको तो टूटना ही है, तो फिर कैसे शीट बनाओगे, कैसे वायर बनाओगे। दस वी कैन नॉट गेट वायर्स फ्रॉम द नॉन मेटल्स। फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कंक्लूड दैट नॉन मेटल्स आर नीदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, क्योंकि ब्रिटल होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी आती है कंडक्टिविटी की। कंडक्टिविटी क्या होती है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हमारे जो मेटल्स हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। अब बारी आती है किसकी, सिमुलेशन की, ठीक है। एक अच्छा सा सिमुलेशन देख लेते हैं, उससे आपको समझ में आएगा कि क्या हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स सच में अच्छे कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। देखो इधर पे हमारे पास क्या है, एक स्टैंड है, और इस स्टैंड में हमने यहाँ पे क्या किया है, एक लोहे की रॉड लगा करके रखी है, ठीक है। इस लोहे की रॉड पे मैंने 4 जगह वैक्स यानी कि मोम चिपकाई हुई है। अब हम क्या करेंगे, इस मेटल रॉड को इस एंड से, ये वाला जो एंड है वो तो स्टैंड से जुड़ा हुआ है ना, अटैच्ड है, जो दूसरा वाला जो फ्री एंड है, इस फ्री एंड को हम हीट करना जो है शुरू कर दें। अब आप देख सकते हो इस सिमुलेशन से कि हमारे पास ये है क्या, बेसिकली लोहे की रॉड है, ठीक है। अब इस लोहे की रॉड पे हमने 4 जगह वैक्स लगा के रखी है। अब हुआ क्या, देखो जैसे ही हमने इसको हीट किया तो इस जगह पे जो वैक्स लगा था वो नीचे पिघल करके आ गया। अब क्या होगा, जैसे जैसे हम और हीटिंग की प्रोसेस करते जाएंगे, हीट जो है आगे आगे कंडक्ट होती जाएगी, और धीरे धीरे ये जो सेकंड नंबर पे मोम लगी है, वैक्स लगी है, देखो वो भी पिघल करके नीचे आ गई। अब इसके बाद में हमने हीटिंग अभी रोकी नहीं है, अभी हीटिंग की प्रोसेस चली रही है। धीरे धीरे ये हीट जो है आगे बढ़ेगी, और ये जो तीसरे नंबर की जो वैक्स है ये भी मेल्ट होकर के जो है नीचे आ जाएगी। देखो ये गिरी नीचे, ठीक है। अब देखो
हीट यहाँ तक आ चुकी है, हीटिंग की प्रोसेस हमने अभी बंद नहीं करी है। अब धीरे धीरे जो हीट है वो और आगे आएगी और ये जो 4th नंबर की जो वैक्स है ये भी पिघल के देखो नीचे गिर जाएगी कुछ इस तरीके से। तो इस सिमुलेशन से हमको क्या समझ में आया, इस सिमुलेशन से हमको ये समझ में आया कि जो लोहा है, लोहा मतलब कि आयरन, आयरन क्या है, एक मेटल है, वो क्या करता है, हीट को कंडक्ट करता है। हमारे पास मेटल की एक रॉड थी, आप देख सकते हो कि यहाँ पे 56 सेकेंड्स लगे हैं सभी के सभी वैक्स को जो कि रॉड में हमने चिपकाए हुए थे, आयरन की रॉड में, उसको मेल्ट होने में सिर्फ 56 सेकेंड्स लगे, यानी कि 1 मिनट के अंदर जो भी वैक्स हमने लगाए थे इतनी बड़ी आयरन रॉड में वो सब के सब क्या हो गए, मेल्ट हो गए। क्यों मेल्ट हो गए, क्योंकि हमारा जो आयरन है, जो लोहा है, वो इतने जल्दी से हीट को कंडक्ट करता है। हमारे पास जो आयरन की रॉड थी उसको हमने एक तरफ से स्टैंड के साथ जोड़ा हुआ था, हम तो हीट कर रहे थे आयरन रॉड को उसके दूसरे एंड से, है ना, देखो सेकेंड एंड से हम आयरन रॉड को हीट कर रहे थे। लेकिन हुआ क्या, जैसे हमने हीटिंग की प्रोसेस चालू करी, जैसे हमने हीटिंग की प्रोसेस चालू करी तो देखो इधर पे धीरे धीरे क्या हुआ, हीट जो है आगे बढ़ने लगी। हम तो ये वाला एंड कर रहे थे हीट, लेकिन हीट जो है आगे बढ़ती गई। तो पहले ये वाला जो वैक्स है सबसे पहले वाला वो मेल्ट होकर के नीचे गिरा, फिर हीट धीरे धीरे और आगे बढ़ी, फिर ये वाला गिरा, फिर ये वाला गिरा, फिर ये वाला गिरा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आयरन ही एक ऐसा मेटल है जो कि हीट को कंडक्ट करता है। चलो एक काम करते हैं, हम कोई दूसरा मेटल ले लेते हैं, हम बात करते हैं कॉपर की। कॉपर भी क्या है, एक मेटल है ना। अब हमने इस बार आयरन की जगह पे कॉपर की रॉड ली है और कॉपर की रॉड में भी हमने क्या किया है, 4 जगह वैक्स लगा करके रखी है। अब देखते हैं क्या होता है। तो हमने जो है ना हीटिंग की प्रोसेस शुरू कर दी है, फर्स्ट नंबर की जो वैक्स थी वो मेल्ट होकर के नीचे आ गई है। अब देखते हैं कि क्या कॉपर हीट को कंडक्ट करता है, क्या दूसरे नंबर की वैक्स मेल्ट होकर के नीचे आती है। ये देखो आ गई दूसरे नंबर की वैक्स नीचे मेल्ट होकर के। अब तीसरे नंबर की वैक्स देखते हैं कि क्या कॉपर रॉड और हीट को कंडक्ट करवाएगा, क्या यहाँ तक हीट पहुँचेगी, बिल्कुल पहुँची, और तीसरे नंबर की भी जो वैक्स है वो मेल्ट होकर के नीचे आ गई। फिर इसके बाद में 4th नंबर की जो वैक्स है वो भी देखो मेल्ट होकर के कहाँ आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। तो इससे हमने क्या कंक्लूड किया कि डेफिनेटली चाहे वो आयरन हो चाहे वो कॉपर हो, दोनों ही मेटल्स हैं और दोनों ही हीट को कंडक्ट कर रहे हैं। हम तो एक एंड को, रॉड की एक एंड को हीट करते हैं, लेकिन ये हीट कहाँ तक आ जाती है, दूसरे एंड तक आ जाती है, और सबसे कोने में जो वैक्स लगी होती है वो भी इस हीट के कारण मेल्ट हो जाती है। तो आयरन की रॉड में जो वैक्स लगा हुआ था उसको मेल्ट होने में 56 सेकेंड लगे, और कॉपर की रॉड में जो वैक्स लगा हुआ था उसको सिर्फ और सिर्फ 30 सेकेंड्स लगे। यानी कि आप बोल सकते हो कि आधे मिनट के अंदर कॉपर रॉड बहुत जल्दी से हीट कंडक्ट कर रही है। इधर से हीट करना शुरू किया था और हीट देखो कहाँ तक पहुँची, यहाँ तक पहुँची। तो आयरन और कॉपर रॉड दोनों ही क्या है, मेटल्स की बनी है। और इस सिमुलेशन से हमें समझ में आया है कि डेफिनेटली मेटल्स क्या होते हैं, हीट के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, हीट को कंडक्ट करते हैं। चलो अब हम बात करते हैं प्लास्टिक की। अब हम प्लास्टिक को जो है ना ले लेते हैं, ठीक है। प्लास्टिक हमने ली है, अब ये प्लास्टिक देखो क्या हो रहा है, प्लास्टिक कुछ ऐसा खुद ही जो है ना मेल्ट हो रहा है। वैक्स तो आगे जाकर के जो मेल्ट होगी सो होगी। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो पूरी की पूरी प्लास्टिक रॉड है वही क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है। आया आपको बात समझ में। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या समझ में आया बेसिकली कि द वैक्स डिडंट मेल्ट बिकॉज द प्लास्टिक रॉड कुडंट ट्रांसफर हीट टू द वैक्स। प्लास्टिक जो है ना वैक्स को आप बोल सकते हो कि हीट ट्रांसफर नहीं करवा पा रही। क्यों नहीं करवा पा रही, क्योंकि प्लास्टिक तो खुद ही मेल्ट हो रही है। ठीक है, चलो अब हम आ जाते हैं अपनी स्लाइड्स के ऊपर। तो इस सिमुलेशन से उम्मीद करती हूँ कि सभी को समझ में आ गया होगा कि मेटल्स हमारे कितने अच्छे कंडक्टर्स होते हैं हीट के। और यही एक रीज़न है कि हम मेटल्स को खाना बनाने के लिए जो बर्तन यूज़ करते हैं तो मेटल्स के ही हमारे कुकिंग यूटेंसिल्स जो हैं वो बने होते हैं। So metals are good conductors of heat and electricity. This means that metals allow heat and electricity to pass through them easily. If we hold one end of metal spoon like an aluminum spoon in hot water, then its other hand becomes very hot. आपने देखा होगा कि जब हम सब्जी वगैरह बनाते हैं और गलती से अगर हमने जो चम्मच है वो अगर कढ़ाई में ही छोड़ दी और 5 मिनट बाद आकर के हमने सोचा कि अरे सब्जी चिपक रही नीचे, चलो इसको फिर से हम चला देते हैं, तो जैसे ही हम स्टर करने के लिए स्पून को छूते हैं तो हमारा हाथ जो है ना जल जाता है। क्यों? क्योंकि गलती से हमने चम्मच को जो कुकिंग यूटेंसिल है अपना उसी में छोड़ दी थी, कढ़ाई में ही छोड़ दी थी। अब कढ़ाई के एक एंड में, भाई जैसे कि आपकी स्पून है ना, ये स्पून है, तो स्पून का ये वाला एंड हम बोलते हैं कि कढ़ाई के कांटेक्ट में था, कढ़ाई में हीट थी, तो ये वाला एंड हीट हुआ और धीरे धीरे ये जो दूसरा एंड है जो कि हमने 5 मिनट बाद आकर के पकड़ा, इस एंड तक हीट जो है ना कंडक्ट हो गई और हम जब इसको आकर के छूते हैं तो हमको हाथ में गरम गरम लगता है, जल जाते हैं हमारे हाथ।
ठीक है। चलो फिर दिस इज बिकॉज द मेटल, जो हमारी जो स्पून का जो मेटल था वो क्या करता है, हीट को कंडक्ट करता है एक एंड से दूसरे एंड पे क्विकली, एंड वी से दैट द मेटल स्पून इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम एंड आयरन मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। आई होप इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। एक और यहाँ पे GIF है, आप जैसे कि देख सकते हो कि हम रॉड को जो है ना यहाँ से हीट करवाना चालू कर रहे हैं और धीरे धीरे देखो रॉड का कलर इनिशियली ग्रे कलर का था, लेकिन जैसे हम उसको हीट करवा रहे हैं तो वो येलो कलर की हो रही है, रेड कलर की हो रही है, और धीरे धीरे देखो जो हीट है वो दूसरे एंड तक पहुंच रही है ना। कुछ इस तरीके से कि अगर बेकेलाइट के बने हुए हैंडल्स नहीं हैं आपके कुकिंग यूटेंसिल्स के पास तो क्या होगा, हाथ में जलन हो जाएगी, बर्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे जो मेटल्स हैं दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो यहाँ से आपने हीट करना शुरू किया और देखो हीट कहाँ तक पहुँच रही है, हैंडल तक पहुँच रही है, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि भाई बेकेलाइट के हैंडल्स यूज़ करने चाहिए। दो ऑल द मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। Copper metal is better conductor of heat than aluminum, etc. The cooking utensils like frying pan are made up of metals because metals are good conductors of heat. Being good conductors of heat, the metallic bottom of cooking utensil transfers the heat of gas stove quickly to the food kept inside it, है ना। सबसे पहली बात तो ये है कि हम क्यों खाना बनाने के लिए जो हमारे कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं क्यों हम उसके लिए मेटल को यूज़ करते हैं, क्योंकि जैसे ही आप स्टोव को जो है ना गैस स्टोव की हीट को आप फ्लेम को जो है ना ऑन करोगे तो उसकी जो हीट होगी वो कहाँ जाएगी, बर्तन के ऊपर जाएगी, बर्तन गर्म हो जाएगा, अब उसके ऊपर आप कुछ भी खाना रखोगे तो उस हीट के कारण जो खाना है वो भी पक जाएगा। वी कैन नॉट होल्ड अ हॉट मेटल पैन डायरेक्टली बिकॉज इट विल कंडक्ट द हीट क्विकली टू आवर हैंड्स कॉजिंग बर्न्स, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, बर्न्स कॉज हो जाएंगे। चलो फिर इसके बाद में वी हैव टू होल्ड अ हॉट मेटल पैन फ्रॉम इट्स हैंडल मेड ऑफ प्लास्टिक और वुड बिकॉज प्लास्टिक एंड वुड डू नॉट कंडक्ट हीट। अभी अभी हमने जो सिमुलेशन देखा था उससे हमने यही समझा कि किस तरीके से जो प्लास्टिक है, जब हमने प्लास्टिक की रॉड ली तो प्लास्टिक की रॉड पर लगी हुई जो वैक्स थी वो मेल्ट नहीं हुई। क्यों मेल्ट नहीं हुई? क्योंकि प्लास्टिक रॉड खुद हीट कंडक्ट करती नहीं है, वो खुद ही मेल्ट हो जाती है। तो अच्छे वाले प्लास्टिक, हमारे थर्मोसेटिंग वाले प्लास्टिक, उसके बने हुए हैंडल या लकड़ी के बने हुए हैंडल जो है ना यूज़ करने चाहिए अपने कुकिंग यूटेंसिल्स में, ताकि जो है वो हीट आपके हाथों तक कंडक्ट ना हो पाए। जहाँ पे हीट ज़रूरी है कुकिंग यूटेंसिल में सब वहीं तक आए, हमारे हाथों तक ना पहुँचे। अब हम बात करते हैं अपने नॉन मेटल्स की। तो बेचारे हमारे जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इस चीज़ में भी क्या होते हैं, पुअर होते हैं, वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करवा सकते हैं। दिस मीन्स दैट नॉन मेटल्स डू नॉट अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। फॉर एग्जाम्पल सल्फर क्या है, एक नॉन मेटल है विच डज नॉट कंडक्ट हीट और इलेक्ट्रिसिटी। सिमिलरली अ पीस ऑफ कोल जो कि एक कार्बन है, जो कि कार्बन का फॉर्म है, जो कि कार्बन का एक नॉन मेटल है, वो भी हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। मेनी ऑफ द नॉन मेटल्स इन फैक्ट आर गुड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स मतलब क्या, जो कंडक्ट करवा रहे हैं, आगे भेज रहे हैं। इंसुलेटर्स क्या, जो कि कंडक्ट नहीं करवा रहे। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमारे बहुत सारे नॉन मेटल्स ऐसे हैं जो कि अच्छे इंसुलेटर्स होते हैं। देयर आर हाउ एवर सम एक्सेप्शंस। केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शंस तो आएंगे ही। कैसे आएंगे, इसको भी हम समझते हैं एक सिमुलेशन से। कैसे समझेंगे सिमुलेशन से? सबसे जैसे हमने हीट का कंडक्शन देखा था ना, वैसे ही अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन की, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने एक सर्किट आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ इस तरीके का, ठीक है। अब इस सर्किट को ध्यान से देखो, होगा क्या इस सर्किट में। सबसे पहले हम लगा देते हैं क्या, रबर, ठीक है। रबर हम लगा देते हैं और रबर के उससे हम देखते हैं कि क्या हमारा जो पूरा जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो कंप्लीट हो रहा है या नहीं। तो जैसे ही हमने यहाँ पे रबर लगाया है तो आप देख सकते हो कि सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ और इस सर्किट में करंट फ्लो नहीं हुआ। चलो एक काम करते हैं, हम बात करते हैं किसकी, आयरन वेट की। यहाँ पे हमने क्या करा है, एक लोहे का जो बाट होता है वो लगा दिया है। लोहे के बाट से क्या हुआ, देखो हमारा जो बल्ब है इस सर्किट का वो ग्लो करने लगा। क्यों ग्लो करने लगा? क्योंकि जो लोहा है वो एक अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। देखा जाए तो हमारा सर्किट जो है ना पूरा कंप्लीट था। हमारे पास एक बल्ब लगा हुआ था, एक हमने बैटरी लगा के रखी हुई थी और यहाँ पे हमने एक प्लग की यानी कि एक स्विच लगा के रखा हुआ था। तो होना क्या चाहिए था, बैटरी लगी है, बल्ब लगा है, स्विच लगा है, तो जैसे ही हम स्विच ऑन करते तो तुरंत जो है ना करंट को फ्लो होना चाहिए था, और हुआ भी।
करंट फ्लो हो तो रहा है इस बार, लेकिन किसके थ्रू हो रहा है, इस आयरन के वेट यानी कि लोहे के बाट के थ्रू हो रहा है। अब यहाँ पे क्योंकि आयरन का बना हुआ है ये बाट, इसीलिए करंट जो है इजीली फ्लो कर पा रहा है। अब एक काम करते हैं, हम जो है इस बार गोल्ड यानी कि सोने का बार ले लेते हैं, है ना। गोल्ड बार हमने लिया है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अभी भी हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है। क्यों जल रहा है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक करंट पूरा सर्किट में दौड़ रहा है वो किसके थ्रू दौड़ रहा है, एक एक गोल्ड बार के थ्रू। गोल्ड बार क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करवाएगा। तो देखो इलेक्ट्रिक करंट इसके थ्रू आगे जा पा रहा है। अब हम बात करते हैं कॉइन्स की, ठीक है। किसके बने हुए हैं वो कॉइन्स, कॉपर के बने हुए हैं। तो कॉपर के कॉइन्स, अब जो इलेक्ट्रिक करंट हमारा सर्किट में फ्लो हो रहा है वो कॉपर के कॉइन्स के थ्रू हो रहा है। तो क्योंकि कॉपर क्या है, एक मेटल है, और मेटल क्या होता है, अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो करंट कॉपर के कॉइन से निकलता हुआ आगे जा रहा है, और जिसके कारण हमारा जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है। अब हम बात करते हैं एक कील की। हमने यहाँ पे क्या करा है, एक आयरन की यानी कि लोहे की बनी हुई कील ली है। लोहे की बनी हुई कील के कारण भी बल्ब हमारा ग्लो कर रहा है। सर्किट कंप्लीट था। क्यों हमारा बल्ब अभी भी ग्लो कर रहा है, क्योंकि ये जो लोहा, ये जो कील है वो किसकी बनी है, लोहे की बनी है। लोहे का होता है एक अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिक करंट का। तो जो भी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है वो इस आयरन नेल के थ्रू हो रहा है, और आयरन नेल क्या कर रही है, इलेक्ट्रिक करंट को आगे पहुंचा रही है। ऐसा नहीं है कि चीज़ें जो है ना अपने पास इलेक्ट्रिक करंट रोक के बैठी हैं। चलो अब हम बात करते हैं पेंसिल लिड की, ठीक है ना। पेंसिल की जो आप बोल सकते हो कि जो लिड होती है उसकी हम बात करते हैं, ठीक है। अब पेंसिल की लिड में भी आप देख सकते हो कि किस तरीके से, फिर से हम सेट कर देते हैं। पेंसिल के लिड के साथ भी देखो, जैसे हमने प्लग किया तो हमारा जो बल्ब है वो अभी भी ग्लो कर रहा है। क्यों ग्लो कर रहा है, मैंने आपको अभी बताया था कि हमारे पास केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस हमेशा होते हैं। पेंसिल की जो लिड होती है, जो नोक होती है, वो किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट की बनी होती है। ग्रेफाइट क्या है, एक कार्बन का फॉर्म है। तो हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए कि भाई नॉन मेटल्स तो पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन यहाँ पे तो कुछ उल्टा ही नदी बह रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो आपने एक नॉन मेटल का फॉर्म लगा रखा है, आपने ग्रेफाइट लगा के रखा है। तो ग्रेफाइट के कारण तो क्योंकि वो एक नॉन मेटल है तो वो अच्छा कंडक्टर नहीं होना चाहिए इलेक्ट्रिक करंट का, लेकिन बल्ब तो हमारा फिर भी ग्लो कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन है नॉन मेटल्स में। ग्रेफाइट भले ही एक नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी वो इलेक्ट्रिक करंट का अच्छा कंडक्टर होता है। और यहाँ पे ये जो सिमुलेशन है वो इसी बात को प्रूव कर रहा है कि यहाँ पे हमने हमने यहाँ पे ग्रेफाइट लगा के रखा हुआ है, पेंसिल की नोक लगा के रखी है, फिर भी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है और बल्ब जो है ग्लो करता जा रहा है। ये तो बात हुई हमारी किसकी, कंडक्टर्स की। अब यहाँ पे आप इंसुलेटर्स ले सकते हो। इंसुलेटर्स मतलब क्या, आप यहाँ पे वुडन ब्लॉक ले सकते हो, है ना। यहाँ पे आपने रबर रखी हुई है, रबर के कारण देखो रबर यहाँ पे रखी हुई है तो इस सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रहा है। आप ग्लास रख लो, यहाँ पे ग्लास के कारण भी जो है ना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पा रही है। लकड़ी का ब्लॉक रख लो, लकड़ी के कारण भी इलेक्ट्रिक करंट जो है ना फ्लो नहीं हो रहा है और आपका जो बल्ब है वो ग्लो नहीं कर रहा है। कैंडल रख लो, कैंडल मतलब किसकी, वैक्स की बनी हुई है, तो कैंडल के कारण भी आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट नहीं हो रहा है और बल्ब ग्लो नहीं हो पा रहा। तो कहने को तो बैटरी है, स्विच है, बल्ब है, लेकिन फिर भी सर्किट इनकम्प्लीट है। क्यों, क्योंकि बीच में हम क्या रख रहे हैं, कभी लकड़ी का ब्लॉक, कभी ग्लास, कभी रबर और कभी कैंडल, ठीक है। तो इस सिमुलेशन से भी हमें समझ में आ गया है कि हमारे जो मेटल्स होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिक करंट के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं हमारे नॉन मेटल्स की तो ये अच्छे कंडक्टर्स नहीं होते हैं, ना हीट के ना इलेक्ट्रिसिटी के। एक्सेप्शन है कौन, ग्रेफाइट, जिसकी कौन बनी होती है, जिसको यूज़ किया जाता है पेंसिल की नोक बनाने के लिए। There are however some exceptions. A form of carbon element diamond is a non-metal जो कि अच्छा कंडक्टर होता है हीट का। जैसे ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन है ना, ग्रेफाइट के लिए हम बोल सकते हैं कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, सिमुलेशन से हमने सीखा है। वैसे ही डायमंड जो कि अगेन कार्बन से बना होता है वो अच्छा कंडक्टर होता है हीट का। एंड अनदर फॉर्म ऑफ कार्बन एलिमेंट ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल जो कि अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो दो एक्सेप्शन आपको कौन से याद रखने हैं, नॉन मेटल्स में डायमंड और ग्रेफाइट। डायमंड अच्छा कंडक्टर होता है हीट का और ग्रेफाइट अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। बीइंग अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड्स ऑफ कुछ ड्राई सेल्स, ठीक है ना। ड्राई सेल्स के इलेक्ट्रोड्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो भी हमारे घरों में जो वायर होते हैं उसमें जो बेसिकली इलेक्ट्रिकल वायर्स जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, कॉपर के बने होते हैं। क्यों, क्योंकि कॉपर एक मेटल है और मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को आप बोल सकते हो कि कंडक्ट करवाता है, ठीक है। चलो फिर इसके बाद में अब हम बात करते हैं लस्टर की। लस्टर मतलब क्या, शाइन।
या उसको हिंदी में चमक भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो दिस मीन्स दैट मेटल्स हैव अ शाइनी सरफेस। इफ वी ऑब्जर्व द फ्रेशली कट surfaces ऑफ मेटल्स वी विल फाइंड दैट दे हैव अ शाइनी अपीयरेंस। दिस इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर, यानी कि मेटल्स की शाइन। The shiny appearance of metals make them useful in making jewelry and decoration pieces. Basically जो भी हम लोग ज्वेलरी पहनते हैं तो वो किसकी पहनते हैं, गोल्ड की पहनते हैं, सिल्वर की पहनते हैं, प्लेटिनम की पहनते हैं, है ना। कभी किसी कार्बन की ज्वेलरी को किसी को पहने देखा है क्या, या सल्फर के बने हुए ईयरिंग्स या फॉस्फोरस के बने हुए ब्रेसलेट्स, वो आप कभी नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि ज्वेलरी तो वही है ना अच्छी, जो कि शाइन करे, जो चमके। अब अगर हम एक ऐसे मटेरियल की ज्वेलरी बना रहे हैं जो कि बिल्कुल शाइन नहीं करता है, बिल्कुल भी ग्लॉसी नहीं है, तो ऐसे ज्वेलरी पहनने का मतलब क्या है। तो हम क्यों ज्वेलरी बनाते हैं गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम की? क्योंकि काफ़ी अच्छे शाइन होती है इनके पास, लस्टरस होते हैं मेटल्स हमारे। गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरीज बनाई जाती हैं क्योंकि वो काफ़ी ब्राइट और शाइनी होते हैं। अगर हम बात करेंगे हमारे नॉन मेटल्स की, तो हमारे जो नॉन मेटल्स होते हैं ये काफ़ी डल होते हैं। दिस मीन्स दैट नॉन मेटल्स आर नॉट शाइनी एट ऑल एंड दे आर डल इन अपीयरेंस। फॉर एग्जाम्पल सल्फर, फॉस्फोरस आर सॉलिड नॉन मेटल्स विच डू नॉट हैव लस्टर। उनके पास कोई लस्टर नहीं होता, कोई शाइन नहीं होती, है ना। हमारा कॉपर है, हमारा सिल्वर है, हमारा लोहा है, हमारे पास गोल्ड है, ये सब कैसे होते हैं, लस्टरस, और जिसके कारण इनकी ब्यूटीफुल ज्वेलरीज बनाई जाती हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे अपने नॉन मेटल्स की तो डल हैं, उनके पास कोई भी जो है ना शाइन नहीं होती, कोई भी लस्टर नहीं होता। एक्सेप्शन यहाँ पे भी है। एक्सेप्शन कौन है यहाँ पे? आयोडीन है। आयोडीन हम बोलते हैं कि एक नॉन मेटल है, लेकिन आयोडीन के जो क्रिस्टल्स होते हैं ना वो बहुत सुंदर होते हैं, शाइनी पर्पल कलर के उसके क्रिस्टल्स होते हैं। तो कहने को तो आयोडीन क्या है, एक नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी नॉन मेटल होते हुए भी वो काफ़ी शाइनी हो सकता है, उसका सरफेस, उसके क्रिस्टल्स बहुत ही सुंदर होते हैं, शाइनी होते हैं, लस्टरस होते हैं। फिर इसके बाद में फिफ्थ फिजिकल प्रॉपर्टी है स्ट्रेंथ की। तो मेटल्स कैसे होते हैं, जनरली स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो हम सबको अभी तक समझ में आ ही गया है ना। मेटल्स को हम शीट में भी कन्वर्ट करवा रहे हैं, मेटल्स की हम वायर्स भी बनवा रहे हैं, तो इससे तो समझ में आ ही गया है कि मेटल्स काफ़ी हार्ड होते हैं और उनकी स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा होती है। यानी कि मेटल्स के ऊपर अगर आप वज़न डालोगे तो वो इतने आसानी से जो ना टूटेंगे नहीं, उस वज़न को भी वो क्या करेंगे, सह लेंगे। तो हमारे जितने भी बड़े बड़े ब्रिजेस होते हैं, है ना, जितने भी हमारे हैवी इलेक्ट्रिकल आप बोल सकते हो कि अप्लाइंसेस वगैरह होते हैं, जो ट्रांसपोर्ट के लिए हम मशीन्स वगैरह यूज़ करते हैं, वो सब किसकी बनी होती हैं, लोहे की बनी होती है, मेटल की बनी होती है। क्यों? क्योंकि मेटल्स के पास ये स्ट्रेंथ होती है कि वो आप बोल सकते हो कि वज़न को झेल पाएँ। तो दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। दिस मीन्स दैट मेटल वेव्स कैन होल्ड लार्ज विदाउट स्नैपिंग। बेसिकली जो मेटल्स हैं वो हमारे काफ़ी ज़्यादा वज़न को जो है ना उठा सकते हैं बिना टूटे। फॉर एग्जाम्पल आयरन मेटल जो होता है इन द फॉर्म ऑफ शीट्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग, हैविंग हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। ड्यू टू दिस आयरन मेटल इज यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, रेलवे लाइन्स, है ना। रेलवे लाइन्स जो बनती हैं, पटरियाँ वगैरह जो बनती हैं, वो भी जो है ना किसकी बनती है, लोहे की बनती है। ब्रिजेस वगैरह जो होते हैं वो भी लोहे के बनते हैं। बिल्डिंग्स में भी लोहे का काम होता है ना, लोहे की सरिया वगैरह लगती है। जब भी कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो सबसे पहले पिलर्स खड़े करे जाते हैं, तो पिलर्स को बनाने के लिए लोहे की सरिया यूज़ की जाती है। मशीन्स, व्हीकल्स, ट्रेन्स वगैरह ये सब किसकी बनती है, लोहे की ही बनती है। दो मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग बट सम ऑफ द मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। यहाँ तो हम बात कर रहे हैं कि एक तरफ लोहा इतना स्ट्रॉन्ग है कि हम इनसे इतनी मजबूत चेन बना रहे हैं, है ना, ब्रिज बना रहे हैं कि सैकड़ों गाड़ियाँ जो है इससे निकल जाती हैं सालों साल, लेकिन ब्रिज हमारा जो है टूटता नहीं है। रेलवे ट्रैक्स बनाए जाते हैं कि भारी भरकम जो है ना ट्रेन निकल के जाती हैं, लेकिन उन ट्रैक्स पे कोई असर नहीं पड़ता है। मेंटेनेंस वाली बात अलग है, लेकिन लोहा जो है ना आसानी से टूटता नहीं है। वहीं अगर हम बात करेंगे हमारे कुछ आप बोल सकते हो कि मेटल्स की, जो कि इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप उनको जैसे कि साबुन कटता है ना नाइफ से बहुत आसानी से, सिमिलरली यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा एक सोडियम मेटल। सोडियम मेटल इतना सॉफ्ट होता है कि आप उसको आसानी से जो है ना नाइफ से कट कर सकते हो, कुछ इस तरीके से। तो कहाँ एक तरफ हमारे पास लोहा है और कहाँ एक तरफ हमारे पास सोडियम है। तो एक्सेप्शंस आपको हर कहीं देखने को मिलेंगे, तो इन एक्सेप्शन से आपको घबराना नहीं है, डट के जो है इन एक्सेप्शंस का सामना करना है, इनको याद रखना है। अगर हम बात करेंगे नॉन मेटल्स की, तो इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ हम बोलते हैं कि काफ़ी कम होती है, और ये जो है ना भारी जो वज़न वगैरह है उसको ये लोग झेल नहीं पाते हैं और आसानी से जो है ना टूट जाते हैं, स्नैप हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रेफाइट माना कि अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन कितना कमज़ोर होता है ना ग्रेफाइट। जो हमारे पेंसिल्स की जो नोक होती है वो कितने आसानी से टूट जाती है। तो लो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, और जब ग्रेफाइट शीट के ऊपर हम भारी भरकम वज़न रख देते हैं तो वो टूट जाती है। इतना समझ में आया आप सभी को? तो ये हमने बात करी अपनी सिक्स्थ फिजिकल प्रॉपर्टी की। अब दो प्रॉपर्टीज़ और बची हैं।
सिक्स प्रॉपर्टी है सोनोरसनेस। इसका मतलब क्या, आप सभी ने देखा होगा कि हिंदूज़ में जो मंदिर वगैरह जो होते हैं, जब हम वहाँ पे जाते हैं तो बड़ी बड़ी घंटियाँ लगी होती है ना, जब उन घंटियों को हम बजाते हैं तो एक टन की आवाज़ आती है। तो ये टन की आवाज़ क्यों आ रही है, क्योंकि वो जो घंटियाँ हैं ना वो बनी होती हैं किसकी, मेटल्स की। तो मेटल्स के पास ये प्रॉपर्टी होती है कि जब आप उनको स्ट्राइक करते हो तो उनसे एक रिंगिंग साउंड निकल के आती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि मेटल्स क्या होते हैं, हमारे सोनोरस होते हैं। मेटल्स सोनोरस मीन्स कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ रिंगिंग साउंड। इसको याद रखना कि सोनोरस का मतलब क्या होता है कि कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ रिंगिंग साउंड। इफ वी ड्रॉप अ मेटल कॉइन और अ मेटल यूटेंसिल ऑन द फ्लोर ऑफ अवर हाउस वी हेयर रिंगिंग साउंड। गलती से अगर जो है ना कटोरी ग्लास वगैरह गिर जाए तो टन्ने की आवाज़ जो है ना आती जाती है जब तक आप उसको पकड़ नहीं लेते हो। एंड वी हैव basically clapper या hammer of an electric bell strikes the metal gong even then ringing sound is produced, है ना। जो घंटियाँ हमारे घरों में लगी रहती है कि एक मेटल की बॉल होती है और उसके ऊपर जो है ना ऐसा बोल सकते हो कि एक हैमर होता है, स्ट्राइकर होता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट जाता है तो ये जो स्ट्राइकर है वो इस मेटल की बॉल पे बहुत तेज़ी से जो है ना हिट करता है, इसको स्ट्राइक करता है। तो हिट करने के कारण, क्योंकि ये मेटल है और मेटल के ऊपर जब आप स्ट्राइक करोगे तो एक रिंगिंग साउंड निकलेगी, क्योंकि हमारे मेटल्स क्या होते हैं, सोनोरस होते हैं। तो इसलिए घंटी को बजाने पर टन 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 की आवाज़ आती है। क्यों आती है आवाज़, क्योंकि जो हमारी घंटियाँ वगैरह होती हैं, डोरबेल्स वगैरह जो होती हैं, उसमें मेटल का गोंग लगा होता है, मेटल की बॉल लगी होती है और इस मेटल की बॉल के ऊपर जब स्ट्राइक करता है ये स्ट्राइकर तो रिंगिंग साउंड जो है प्रोड्यूस होती है। द मेटल ऑब्जेक्ट्स मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन वी ड्रॉप देम ऑन हार्ड फ्लोर और स्ट्राइक देम विद अ हार्ड ऑब्जेक्ट। वी से दैट द मेटल्स आर सोनोरस, यानी कि रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल होते हैं। कुछ इस तरीके है ना, मंदिर की घंटियाँ होती है ना कुछ इस तरीके की। चलो, सपोज वी हैव टू बॉक्सेस, वन मेड अप ऑफ मेटल एंड अदर किसका बना हुआ है, वुड का बना हुआ है, यानी कि लकड़ी का बना हुआ है, जो कि हम बोल रहे हैं कि अपीयरेंस में सेम है। वी कैन टेल विच बॉक्स इज मेड अप ऑफ मेटल with a small hammer. The box which produces a ringing sound on being struck by the hammer is of metal. Metal sheets are used for making bells. Basically आपके पास दो बॉक्स हैं, एक लकड़ी का है, एक लोहे, एक मेटल का है। दोनों की अपीयरेंस सेम है ना, लेकिन आप बता सकते हो कि दोनों में मेटल कौन है। कैसे, तो एक हथौड़े से मार के। मेटल के बॉक्स को जब हथौड़े से मारोगे तो एक रिंगिंग साउंड आएगी, लकड़ी के बॉक्स को मारोगे तो टक टक की आवाज़ आएगी और कोई रिंगिंग साउंड नहीं निकलेगी, है ना। तो कुछ इस तरीके से मेटल्स हमारे कैसे होते हैं, सोनोरस होते हैं। नॉन मेटल्स हमारे सोनोरस नहीं होते हैं, ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, चाहे आप इनको कितना भी मार लो। इफ़ वी ड्रॉप अ पीस ऑफ कार्बन या चारकोल वगैरह या सल्फर का लंप अगर हम फ्लोर पे गिरा दें या हैमर से इनको मारें तो टूट जाएंगे, लेकिन आवाज़ नहीं प्रोड्यूस करेंगे, कोई रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। दिस मीन्स दैट कार्बन एंड सल्फर जो है क्या होते हैं, आर नॉट सोनोरस एंड दे आर नॉट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक। फिर इसके बाद में लास्ट प्रॉपर्टी आती है हार्डनेस की। तो ये हम सबको पता चल गया है, अभी तक तो इतनी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ ली हैं कि हमारे जो मेटल्स होते हैं वो काफ़ी हार्ड होते हैं, उनको आसानी से आप कट नहीं कर सकते हो। एक्सेप्शन कौन है, सोडियम एंड पोटेशियम, आसानी से उनको हम नाइफ से कट कर सकते हैं। दो मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड बट देयर हार्डनेस वेरीज फ्रॉम वन मेटल टू अनदर। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी ट्राई टू कट अ थिन शीट ऑफ आयरन मेटल विद अ पेयर ऑफ scissors, we will find that it is very very difficult to cut the sheet of iron. This is because iron metal is hard. On the other hand, a thin sheet of aluminum metal can be cut easily by using scissors. This means that aluminum metal is very hard. There are however some exceptions to this property of hardness of metals. देखो, हमको ये पता है कि metals हमारे hard होते हैं, लेकिन hardness की आप बोल सकते हो कि एक्सटेंड कितना है वो मेटल टू मेटल डिफर करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोहे की बनी हुई शीट को कैंची से कट करने की कोशिश करोगे तो वो कटेगी नहीं, लेकिन एल्यूमिनियम फॉइल को अगर आप कैंची से कट करने की कोशिश करोगे तो वो आसानी से कट जाएगी। क्यों, क्योंकि आयरन और एल्यूमिनियम दोनों ही मेटल्स है और दोनों ही हार्ड है, लेकिन आयरन ज़्यादा हार्ड है। एक्सेप्शंस भी होते हैं इस प्रॉपर्टी में। फॉर एग्जांपल, सोडियम एंड पोटेशियम जो कि इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप उनको आसानी से नाइफ से भी कट कर सकते हो। जैसे कि आप किसी मोम को कट कर सकते हो, किसी सोप को कट कर सकते हो नाइफ से, आप सोडियम एंड पोटेशियम को भी कर सकते हो। मैग्नीशियम भी एक सॉफ्ट मेटल ही होता है। अगर हम बात करेंगे अपने नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स हमारे सॉफ्ट होते हैं, दे आर ब्रिटल। दिस मीन्स दैट मोस्ट ऑफ द सॉलिड नॉन मेटल्स कैन बी कट ईजिली। फॉर एग्जाम्पल, सल्फर, फॉस्फोरस आर सॉफ्ट नॉन मेटल्स विच कैन बी ईजिली कट इन टू पीसेज विद नाइफ। वन एंड ओनली नॉन मेटल डायमंड इज़ वेरी हार्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इट इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन।
तो डायमंड कहने को तो कार्बन का ही फॉर्म है, नॉन मेटल का फॉर्म है, लेकिन फिर भी हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। इनफैक्ट डायमंड इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने कर ली है किसकी, फॉस्फोरस कुछ ऐसा दिखता है, कार्बन ये है, सल्फर ये है। ठीक है, तो ये हमने सारी बात कर ली है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। आई होप सभी की सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अब आपके दिमाग में बैठ गई होंगी। एनिमेशंस और सिमुलेशंस की जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम पढ़ेंगे। तो आज की सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। तब तक आप क्या करेंगे, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com उसे विजिट कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं प्रॉपर्ली प्लेलिस्ट में अरेंज्ड। साथ ही साथ सभी टॉपिक्स के वहाँ पे आपको होंगे नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।